क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय रिजर्व बैंक की परिसंपत्ति माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास कि चलन में मुद्रा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन 2 है स्वर्ण, जी ये भारतीय रिजर्व बैंक की परिसंपत्ति इसको माना जाता है, तो स्वर्ण तो आएगा ही आएगा। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में आरबीआई का निवेश, ये भी बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार की जमाएं, नहीं। राज्य सरकार को दिए गए ऋण और अग्रिम, बिल्कुल। यानी इसमें ऑप्शन हमारे रहेंगे 2, 3 और 5। तो आंसर हमारा आ जाएगा 2, 3 और 5 कहाँ है, बी में। हाँ, तो 28 का हमारा आंसर रहेगा बी। 28 आंसर रहेगा बी, यानी कि ऑप्शन 2, 3 और 5 इसमें सही हैं। 29 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति BCBS ने वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की पहचान करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान GSIBS की पहचान और उनकी अनुसूची का प्रकाशन करता है? कौन सा ऐसा बैंक है? विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन परिषद या फिर वित्तीय स्थिरता बोर्ड? 29 का हमारा आंसर रहेगा डी, यानी कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवारों की बचत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 हमारे पास है, परिवारों द्वारा की जाने वाली बचत अर्थव्यवस्था में कुल बचत का आधे से अधिक हिस्सा है। पिछले 5 वर्षों में भौतिक परिसंपत्तियों में परिवारों की बचत वित्तीय लिखतों में उनकी बचत से अधिक है। 3 ऑप्शन है कि पिछले 1 दशक में परिवारों की वित्तीय बचत में बैंक जमाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। इन तीनों में से हमें बताना है कि कौन सा सही है या कौन से सही हैं। तो 30 का हमारा आंसर आ जाएगा ए, यानी कि केवल 1 और 2। 30 आंसर ए, केवल 1 और 2 इसमें ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। औपनिवेशिक जनजातीय नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 18वीं शताब्दी के अंत में राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों की ओर संथालों के बसने की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? कि भाई जो संथाल है राजमहल पहाड़ी के क्षेत्रों में क्यों बसने लगे थे, उसका सही कारण क्या है? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास कि वे कंपनी के अधिकारियों से परेशान हो चुके थे और उन्हें नील की खेती से जुड़े अनुबंधों से बचने के लिए पलायन करने का फैसला लिया था। नहीं, ये सही नहीं है। वे कृषि को अपनाने के लिए तैयार थे और राजमहल की पहाड़ी में स्थानांतरित कृषि करने वाले पहाड़ी लोगों के विपरीत स्थायी कृषक बन गए थे। ऑप्शन नंबर बी है कि वे कृषि को अपनाने के लिए तैयार थे और राजमहल की पहाड़ियों में स्थानांतरित कृषि करने वाले पहाड़ी लोगों के विपरीत स्थायी कृषक बन गए थे। बिल्कुल सही है। 31 का ऑप्शन बी आएगा, इसका आंसर आएगा बी, यानी कि कथन बी वाला जो है ये सही है। हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें अपनी देख लेते हैं। फिर भी सी है कि उन्हें अपनी भूमि को खनन और धातु संशोधन संबंधी कंपनियों को बेचने के लिए विवश किया गया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने वन अधिनियमों और विनियमों के तहत अपनी भूमि खो दी थी। नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें हमारा 31 का आंसर रहेगा बी। 32 पे चलते हैं कि इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल के लिए परिषद के गठन हेतु बेहतर प्रावधान की तथा कई प्रेसिडेंसियों और प्रांतों की स्थानीय सरकार के लिए मांग की। इस अधिनियम को भारतीय विधायिकाओं का प्रमुख चार्टर कहा गया, कि जो प्रमुख चार्टर एक्ट आया था ना, जिसने भारत की विधायी हस्तांतरण की प्रणाली की शुरुआत की। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का वर्णन किया जा रहा है? 32 में किस जो ये कथन कहा गया है, इसमें किस अनुच्छेद का विवरण किया जा रहा है, यानी किस अनुच्छेद की बात हो रही है? तो 32 में हम भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ये चार्टर एक्ट आया था ना 1861 में, तो उसी की बात हो रही है। इसका आंसर रहेगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, यानी 32 का आंसर हमारा रहेगा सी। 33 बंगाल में, एक मिनट जूम कर देती हूँ। बंगाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लागू किया गया था।
स्त्री प्रथा पर प्रतिबंध लागू किया गया था? बंगाल प्रांतीय विधायिका द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों के कारण केंद्रीय विधानसभा द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा? नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान एक विनियमन द्वारा? ये बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया के लोगों ने ही इसमें हमारे देश में आके जो है स्त्री प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान एक विनियमन द्वारा? जी बिल्कुल, इसका आंसर आएगा 33 का सी। तो ये एक अच्छा काम था तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, लेकिन उन्होंने इन्हीं के प्रांत में, इसी के एक क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में किया था। ये नहीं कि पूरे इंडिया में इन्होंने इस स्कीम को ख़त्म कर दिया था, इस प्रथा को ख़त्म कर दिया था, नहीं। इन्होंने सिर्फ बंगाल में किया था। बंगाल की भी एक छोटा सा क्षेत्र था जो इनके अंडर में था, उसी में स्त्री प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई थी। 33 का हमारा आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रवादी महिला नेताओं में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया? नाम बताना है भाई, किसने नहीं किया है? नेली सेनगुप्ता, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ये सब कर चुके हैं काम। अनसुईया साराभाई। तो 34 का हमारा आंसर रहेगा केवल 4। अनसुईया साराभाई ऐसी थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कभी भी कार्य नहीं किया था। 35 क्वेश्चन पे आते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन ऐसा है जो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में सही है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान उसने अकार्ट की घेराबंदी में फ्रांसीसियों के खिलाफ ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। बिल्कुल सही बात है ये कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान उसने अकार्ट घेराबंदी में फ्रांसीसियों के खिलाफ ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। ये सही है 35 का, ये तो सही है। आगे भी देख लेते हैं। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर करके प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया था। नहीं। उसने बक्सर के युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। नहीं। इसका आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 1 और आंसर नंबर डी, यानी कि केवल 1 ही इसमें जो है सही है। 35 आंसर रहेगा डी, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। स्त्रियाँ और मणिपुरी नृत्य में आप किस प्रकार अंतर करते हैं? या स्त्रियाँ जो नृत्य है और मणिपुरी नृत्य है उसमें किस प्रकार का अंतर पाया जाता है? पहला है इसमें ऑप्शन कि जहाँ स्त्रियाँ नृत्य के प्रदर्शन में वैष्णव प्रभाव बहुत अधिक देखा जाता है, वहीं मणिपुरी नृत्य में यह पूर्णतः अनुपस्थित होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ स्त्रियाँ नृत्य में भक्ति का आयाम प्रमुख है, वहीं मणिपुरी नृत्य में युद्धक तत्व व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है और इसमें भक्ति का आयाम अनुपस्थित है। नहीं, ये भी नहीं है। जहाँ मणिपुरी नृत्य आमतौर पर एक विशिष्ट लंबा घाघरा पहनकर महिलाओं द्वारा किया जाता है, वहीं स्त्रियाँ नृत्य में पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा एक विशेष कमरबंद पहना जाता है। सही बात है भाई, मणिपुरी नृत्य जो है आमतौर पर एक विशिष्ट लंबा घाघरा पहनकर किया जाता है और वही स्त्रियाँ नृत्य जो है पुरुष और महिला दोनों एक विशेष प्रकार का कमरबंद बांधकर नृत्य करते हैं। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा 36 का सी, यानी कि केवल 3 इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं कि भारत की दार्शनिक परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की दार्शनिक परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की दार्शनिक परंपराओं के संबंध में कौन से कथन है जो सही है? इनमें से पूर्व मीमांसा ने वेदों को शाश्वत माना और धर्म पर इनकी सत्ता को स्वीकार किया। ये तो सही है। उत्तर मीमांसा यज्ञीय क्रियाओं पर केंद्रित थी। बिल्कुल नहीं। प्रारंभिक मीमांसकों ने सर्वोच्च ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया था। ये भी सही नहीं है। 37 का हमारा रहेगा केवल 1, यानी कि ए। 37 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी कि केवल 1 जो कथन है इसमें वो सही है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। एक कूट, द्विकूट और त्रिकूट शब्द संबंधित है, यानी एक कूट, द्विकूट और त्रिकूट शब्द है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है हमारे पास मगध साम्राज्य के दौरान उपयोग की जाने वाली भूमि मापन की प्राचीन इकाइयों से। नहीं, ये भूमि मापन की इकाइयाँ नहीं हैं।
चाणक्य की कृति अर्थशास्त्र में वर्णित विदेश नीति की रणनीतियों से नहीं। होयसल वास्तुकला में पूजा ग्रहों की संख्या के आधार पर निर्धारित मंत्रों के प्रकार से, बिल्कुल ये शास्त्रों में निपुणता के आधार पर पुजारियों को दिए गए पदनाम से नहीं। 38 का हमारा आंसर आएगा सी, कि जो एकूट द्विकूट त्रिकूट जो संबंध है वो होयसल वास्तुकला में पूजा ग्रहों की संख्या के आधार पर निर्धारित मंदिरों के प्रकार से है। 38 आंसर रहेगा सी। 39 पे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित रंगमंच परंपराओं पर विचार कीजिए। तमाशा, कुटियट्टम, थेरुकुथु, यक्षगान, मुडियेट्टू। उपयुक्त में से कौन से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की प्रतिनिधि सूची में शामिल है? यानी कौन सी यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि में शामिल है इनमें से? तो 39 का हमारा आंसर रहेगा बी, केवल 2 और 5, यानी कुटियट्टम और मुडियेट्टू को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। 39 आंसर हमारा रहेगा बी, 2 और 5। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्राचीन संस्मारक था। पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष संशोधन विधि मान्यकरण अधिनियम 2010 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। ऑप्शन 2 है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परामर्श से राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित प्राचीन स्मारकों या पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का वर्गीकरण करना इसका उत्तरदायित्व है। या NMA द्वारा अनुमोदित विरासत उपनियमों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो 40 में मुझे तो सभी सही लग रहे हैं और इसका आंसर हमारा रहेगा 1, 2, 3। हाँ, यानी कि मतलब 1, 2, 3 तीनों की तीनों सही है। इसमें 40 आंसर हमारा रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि जिनेवा अभिसाम्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा जिनेवा अभिसम्यों की पुष्टि की गई है। सही बात है। ये अभिसम्य गैर लड़ाकों और युद्ध बंदियों के उपचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये भी सही है। इन अभिसम्यों के तहत अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC के बाद केवल युद्ध अपराधों के संबंध में क्षेत्राधिकार है। ये सही नहीं है। इसका हमारा ऑप्शन जो है 1 और 2 सही रहेगा, यानी 41 का हमारा आंसर आएगा ए, केवल 1 और 2। 42 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्म बनाने हैं हमें। हाल ही में सुर्खियों में रहने का मुख्य कारण, यानी देश दिए गए हैं, यानी जैसे तुर्की है तो तुर्की को सुर्खियों में रहने का कारण क्या है कि ऑपरेशन क्लास वार्ड लॉन्च किया गया। ऑपरेशन क्लास वार्ड लॉन्च किया गया नहीं। अच्छा, इसमें से ऐसे बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कितने सही सम्मिलित हैं। चलो हमें ये नहीं बताना है कि कौन सा सही सम्मिलित है, इसमें फिर भी सही है कि कौन से सम्मिलित हैं, यानी 1 सम्मिलित है, 2 सम्मिलित हैं, तीनों के तीनों सही सम्मिलित हैं। और स्वर्ण को वैध मुद्रा के रूप में अपनाया गया सऊदी अरब द्वारा। आधिकारिक विनिमय दर का 90% तक अवमूल्यन किया गया लेबनान द्वारा। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सम्मिलित हैं? इसमें केवल 2 युग्म ही सही सम्मिलित हैं। 42 का हमारा आंसर रहेगा बी। 42 आंसर बी, यानी 2 युग्म है इसमें जो सही सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा विंडसर फ्रेमवर्क है। विंडसर फ्रेमवर्क क्या है जो सुर्खियों में है फिलहाल में? ऑप्शन 1 है हमारे पास आपसी समझ और सह अस्तित्व के माध्यम से क्षेत्र में शांति बनाए रखने और उसे सुदृढ़ करने के लिए निर्मित मध्य एशियाई देशों का एक संयुक्त फ्रेमवर्क सभी संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं द्वारा 2030 एजेंडा के राष्ट्रीय कार्यान्वयन का प्रभावी ढंग से समर्थन सुनिश्चित करने हेतु निर्मित संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम की व्याख्या। और सी है उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल के कारण उत्तरी आयरलैंड और शेष यूके के बीच व्यापार में आने वाले व्यवधानों के समाधान का प्रयास करने वाला फ्रेमवर्क। ये सही है।
कि उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल के कारण उत्तरी आयरलैंड और शेष यूके के बीच में व्यापार में जो समस्याएं आई हैं तो उनका समाधान करने के लिए इस फ्रेमवर्क को अपनाया गया है। विंडसर फ्रेमवर्क जो है इसी के लिए कार्य कर रहा है। तो 43 का हमारा आंसर आएगा सी। 43 आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन से देश भीम ऐप के माध्यम से मोबाइल आधारित भुगतान स्वीकार करते हैं? ऑप्शन 1 है नेपाल, ऑप्शन 2 है भूटान, ऑप्शन 3 है सिंगापुर, ऑप्शन 4 है श्रीलंका, ऑप्शन 5 है चीन और ऑप्शन 6 है मलेशिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3 और 6, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा ए 1, 2, 3, 6। हाँ, इसी में तो 44 का हमारा आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 45 है, सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 में आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत सरकार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है? लैंडफिल साइटों पर कचरे की आग पर काबू पाने हेतु, जैव उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु नहीं, देश में ई कचरा प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने हेतु नहीं, उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने हेतु। हाँ, इसमें हमारा 45 का आंसर रहेगा डी।